नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की खत्मी इंतखाबी फहरिस्तें 3 साल के वक्फे के बाद शुरू की गई। तकरीबन 5 माह की तवील नजरसानी की मशक के बाद आज शाया की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में खतबंदी कमीशन की रिपोर्ट की तकमील के बाद शुरू की गई इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के लिए तकरीबन 5 माह की तवील मशक मुकम्मल हो गई है, जिसमें कश्मीर डिवीजन को 47 असम्बली नशस्तें और जम्मू खत्े को 43 नशस्तें अलॉट की गई है। जम्मू कश्मीर की तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों को इंतखाबी नजरसानी के लिए जिला इंतखाबी ऑफिसर के तौर पर नामजद किया गया था। तकरीबन 13,000 मुलाजमीन मसरूफ मशक में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी समरी पर नजरसानी का हुक्म दिया था। जराये का कहना है कि वोटर्स में इजाफे की सही तादाद कुल इंतखाबी फहरिस्तों की इशात के बाद ही मालूम हो सकेगी। ताहम माना जाता है कि इजाफी 7 लाख तक हो सकता है और आज ये शाया होगा। जम्मू कश्मीर में 76 लाख वोटर्स थे जब 2018 में आखिरी समरी नजरसानी की गई थी और पिछले 3 सालों में 7 लाख वोटर्स का इजाफा हो सकता है। पहले की नजरसानी के दौरान भी हर साल औसतन 2 लाख वोटरों का इजाफा हुआ करता था। अगरचे असम्बली इंतखाबात के इनेकाद से कबल हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशात लाजमी है, लेकिन इस साल इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि सख्त सर्दी का मौसम पहले ही शुरू हो चुका है और यह मार्च तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन मार्च में फैसला कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कब कराए जाएंगे। अगरचे इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, लेकिन इसे इंतखाबात पर फैसला लेने से पहले जम्मू कश्मीर जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखना होगा। जराये का कहना है कि कमीशन यूटी का दौरा कर सकता है या अपनी टीम भेज सकता है और मरकजी वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर हुकूमत से रिपोर्ट ले सकता है कि आया असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी का मंजरनामा साजगार है या नहीं। हदबंदी कमीशन ने इस साल 5 मई को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद ही पोलिंग बूथों की माकूलियत की गई है और बाद 1 जुलाई को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में खुसूसी समरी रिवीजन मशक की गई। वादी कश्मीर में सर्दी की शबाना लहर शुरू हो गई है और दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट आ रही है, जिससे रातें बहुत सर्द और सुबह शाम शदीद सर्दी पड़ने लगी है। खुश्क मौसम के चलते दर्जे हरारत मनफी चला गया और श्रीनगर में एक मरतबा फिर रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम और जनूबी जिला शोपियां सबसे सर्द तरीन मकाम रहे, जहां शबाना दर्जा हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमे मौसमियात ने पहले ही आइंदा कुछ दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि सर्दियों में मजीद इजाफा हो सकता है। रवा माह के इब्तदाई दिनों से वादी में सर्दी बढ़ने लगी है। शहर श्रीनगर और दीगर कस्बजात में अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है और शबाना दर्जे हरारत में काफी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता शब दर्जा हरारत -1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से फैसल।
पूरे जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने दस्तक दी है और अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज इस साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट रिकॉर्ड की गई। अगर हम आज की बात करें तो -1.4 डिग्री सेल्सियस जो आज रिकॉर्ड किया, जो कि इस साल की पहली सबसे सर्द रात देखी जा रही है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी पेशन गोई की गई इस महीने के आखिर तक मौसम ऐसे ही रहने का इम्कान है। इसका मतलब कि जो सर्दी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और जो तापमान है वो गिरता ही नजर आएगा। ताहम बुजुर्गों से कहा गया और उसके साथ साथ बच्चों से भी कहा गया कि वो सुबह के औकात और शाम के औकात में घर से ना निकले, क्योंकि सर्दी की वजह से उनके जो है सेहत पे असर पड़ सकता है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जिस तरीके से पूरे वादी में देखा जा रहा है कि कुछ इलाकों में माइनस से नीचे चला गया था टेम्परेचर, वही आज श्रीनगर में पहली बार इस साल जो है 1.4 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया और जो कि इस साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट श्रीनगर में मानी जाती है। फिलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि आखिर तक इस महीने के आखिर तक मौसम ऐसे ही रहने के इम्कान है, खुशक मौसम रहेगा, लेकिन सर्दियों में दिन ब दिन इजाफा ही देखने को मिल सकता है। कैमरामैन फिरदौस नजात के साथ मैं फैसल रियाज, गुलिस्तान न्यूज़। प्रोफेसर इंचार्ज ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जीएमसी डॉक्टर यासिर हुसैन रथु ने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के ताउन से वादी में साइंसी तरीकों से एक सर्वे किया था, जिस दौरान सर्वे के दौरान इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि वादी कश्मीर में हर माह मंशियात में मुब्तला एक फर्द करीब 80 से 90 हजार रुपए की हेरोइन इस्तेमाल करता है, जो बाइस से तशवीश है। इस सर्वे में ये भी पता चला हमें कि हमने देखा कि एक जो पेशेंट है उसको कितना खर्चा आता है एक महीने में इस मंशियात की खरीद फरोख्त पे, तो वो हमें लगभग 80 to 90,000 निकला ऑन एन एवरेज वो मंथली खर्च था इन चीज़ों पे, क्योंकि ये जो मंशियात है ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब इनको बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो ये एक इंडस्ट्री है बेसिकली। तो ये बहुत ही इस पे बहुत इसका एक तो हेल्थ बर्डन है ही, और सोशल पता ही हमें सोशल एस्पेक्ट भी इसका, लेकिन एक और है कि इकोनॉमिक बर्डन है हमारी सोसाइटी पे इसकी वजह से। ये अक्रॉस स्पेक्ट्रम है अनफॉर्चुनेटली, मतलब एज वाइज भी सोशल स्टेटस के हिसाब से भी, जो हम देखें ये हम जो एज वाइज हमने ऑन एन एवरेज 25 to 30 ईयर्स में मोस्टली यूथ्स में इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं, और इसमें है कि अमीर लोग उनके बच्चे भी और गरीब लोगों के बच्चे भी, अक्रॉस स्पेक्ट्रम है। सर्वे में जो हमने देखा है कि ये जो पेशेंट पॉपुलेशन थी ये है वो लोग जो इस पे पूरी तरह मुब्तला हैं, जो डिपेंडेंट हैं इस पे, जो जो जिनमें बीमारी की शेप ली है अब इनमें, कि हर दिन इनको ये मंशियात चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक तो पेशेंट्स की अगर हम बात करें या जो इसमें मुब्तला है, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि इसका बाज़ाब्ता इलाज है, और इलाज अब फॉर्चुनेटली हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने अब ATFs हैं, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, अब हर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो एस्टैब्लिश्ड हैं, और यहाँ पे भी ऐसा हमारा जो SMHS में डी एडिक्शन सेंटर है, या जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज रहनावारी है, दोनों जगह ये हमारे पास डी एडिक्शन सर्विसेज हैं राउंड द क्लॉक। ठीक है, तो वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इस चीज़ का इलाज सीख कर सकते हैं। और दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स करना। ठीक है, प्रिवेंशन में बेस्ट इनफैक्ट जो बेहतरीन तरीका है इस वबा को अगर रोकने का, वो है प्रिवेंशन में हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है इसके बारे में, और पर्टिकुलरली अवेयरनेस इन यूथ्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना। जहां गुज़श्ता दिनों में खुद महकमे ने जम्मू सूबे में डेंगू के बाद बर्ड फ्लू के 5 केसेस की तस्दीक की थी, वहीं अब महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने इस बात पर वजाहत करते हुए कहा कि महकमे ने नमूनों की जांच जारी रखी हुई है, ताहम किसी तरह का कोई केस सामने नहीं आया है। डायरेक्टर महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने कहा है कि चिकन का इस्तेमाल बिना डर के मामूल के मुताबिक किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी पोल्ट्री बर्ड्स में रिपोर्ट नहीं हुई है, और इसलिए मैं अपनी तरफ से महकमे की तरफ से क्लियर करना चाहती हूँ कि लोग इस तरह से कंज्यूम करते थे, नॉन वेजिटेरियन लोग, वो वैसे ही उसको कंज्यूम करते रहे।
एक्चुअली हमारा एक महकमे की तरफ से एक हमारा ये मैंडेट रहता है कि हम रूटीन सैंपलिंग करवाते हैं, ताकि इन केस अगर ऐसा कोई आउटब्रेक हो तो उस आउटब्रेक को हम इमीडिएटली कंट्रोल कर लें। ऐसे हमने अपने प्रोविंस से 3 डिस्ट्रिक्ट्स उधमपुर, रियासी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का सैंपल्स जो थे वो हमने भेजे थे फॉर सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग के लिए। तो उसमें से जो स्ट्रेन हमें रिपोर्ट हुआ है H9N2, लेकिन वो जो स्ट्रेन है वो टोटली नॉन पैथोजेनिक है, ए वायरुलेंट है, ए ज़ूनोटिक है। कहने का मतलब कि वो हार्मफुल नहीं है और ना ही वो पोल्ट्री से ह्यूमन बींग्स पे ट्रांसफर होता है। मैम फर्दर अभी तो ऐसा कोई आउटब्रेक है नहीं है, ना इस वक्त एवियन इन्फ्लुएंजा ने जम्मू में कोई ऐसा एंट्री उसकी हुई है। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इशू करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू टैकल विद दिस एवियन इन्फ्लुएंजा। और लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ खतरा नहीं है। क्या कुछ प्रिकॉशन मैं ये जरूर कहूंगी कि पोल्ट्री और प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री को जो लोग ग्रो करते हैं वो उनका हाइजीन और हाइजीनिक कंडीशंस उनकी मेंटेन करें, और जो पोल्ट्री को कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपरली पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली कुक करें और फिर उसको कंज्यूम करें। जिला डोडा के लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में बिजली की आंख में चोली और गैर जरूरी कटौती की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से जो बिजली शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है और बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा और ताजिर भी परेशान हैं। उन्होंने महकमा के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराम किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। है ठीक करें। और ये बहुत ही बुरी हालत है बिजली की यहाँ पे। और जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है, वो परेशान ही नहीं है। वो कह रहे मर रहे लोग, मर रहे हैं, मरने दो। उन्हीं लोगों को ही उल्टा वो जो है फटकार मारते हैं यहाँ पे। और साथ में एक चीज़ और बताऊँ, हमने ये भी कहा कि यहाँ पे इस पूरे इलाके के जो फाना फ्लोरा को है और इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया टनलिंग कर करके और नए नए बिजली प्रोजेक्ट बना के, और हम ही को बिजली नहीं है। रेटली बना रहे हैं, इधर बगलियार बनाया, यहाँ बिजली नहीं है। पूरे नॉर्थ इंडिया को वो जो है वो एनलाइटन करते हैं, लेकिन जहाँ बन रही है वहाँ के लोगों को हमारा शेयर नहीं है। वहाँ परसेंटेज होती है बिजली की, डलहस्ती का है, उससे पीछे बन रहा है। बस सिर्फ यहाँ हमारे इलाके को यूज़ किया और इस इलाके को यूज़ कर लिया है एज ए मनी बिल्डिंग जो है एक यूनिट, और यहाँ के लोगों को बदले में कुछ नहीं देना है। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती, बड़ी शेमफुल चीज़ है जो यहाँ बिजली की। ये हमारे दूसरी जो बाकी जो जिनका धंधा इसी बिजली से चलता है, सारा दिन को सफ़र कर रहे हैं। लोन के लिए मेरे पास आए थे कि हम लोन कहाँ से देंगे, जब बिजली नहीं होगी हम कहाँ से काम करेंगे। इसलिए न जाने क्या रीजंस हैं, पहले पब्लिक को बताएं। और खासकर मैं बताऊंगा, ये बिजली डिपार्टमेंट तो देख ही नहीं रहा है, वो तो बता भी नहीं रहा है कि बिजली कब आएगी और कब जाएगी। आने का टाइम बता देते हैं कि इतने, जाने का टाइम बता देते हैं कि इतने बजे जाएगी, आने का कोई टाइम नहीं है। दिन में तो रहती नहीं है, आज 5-6 घंटे भी शायद लाइट नहीं रहती है। तो इस वजह से हमारे पूरे ये लोग जो सफ़र कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको सीरियसली लें। ये ऐसा कोई लाइटली नहीं है कि आप ऐसे सुनेंगे बोलेंगे कि हाँ जी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं, इसलिए जो हमने हालात देखे उसके बावजूद भी अभी कोई ग्राउंड पर उसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। हम फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले, वरना लोग मजबूर हो जाएंगे एजुकेशन करने के लिए। मैक्सिमम बिजली प्रोडक्शन यहाँ से ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने तब भी वादा किया था कि आपको फ्री बिजली देंगे, कोई कट नहीं रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कट अगर देखा जाए कहीं पे वो डोडा में है। ये जो दुकानदार हैं, ये जो बिजनेस का तबका है, ये पहले ही कोरोना से मर गए हैं, इनको खाने के लाले पड़े हैं। लेकिन बिजली पे ही सारा कुछ चलता है, बिजली पे ही सारा कुछ चलता है। इनका निज़ाम, हर एक कारोबार बिजली पे ही चलता है, लेकिन बिजली डोडा में नहीं के बराबर है। और जो देखे वीआईपी लाइंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको 24 घंटे बिजली है, उनको नहीं पता है मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में पहले ही इतनी बहरान है, इकोनॉमिक बहरान है, लेकिन इन लोगों ने और सता के रख। इससे बच्चों को, जिनके पेपर्स हैं, आजकल स्कूल में पेपर वगैरह भी चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं।
हर किसी के घर में इन्वर्टर नहीं है, हर किसी के घर में जनरेटर है नहीं। हमारे डीसी साहब हैं, उनके तो स्पेशल लाइन है, अगर स्पेशल लाइन नहीं भी है तो जनरेटर लगा हुआ है उनके ऑफिस में, उनके रेजिडेंस पे, एसएसपी साहब के ऑफिस में, रेजिडेंस में जनरेटर लगा हुआ है, इन्वर्टर है, उनके लाइट को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है गरीब इंसान। गोवा में 53वीं फिल्म फेस्टिवल की तकारीब का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में मुख्तलिफ शख्सियात गोवा में होने वाले IFFA में पहुंच रही हैं। इस हवाले से NFDC की मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर बाकर के साथ खुसूसी गुफ्तगू की गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक ने। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल गोवा में लगातार जारी है और इस फिल्म फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC का बहुत बड़ा रोल रहा है PIB के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रविंदर बाकर सर है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 53rd IFFI को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने किस तरह की कोशिश की, क्योंकि कोविड के बाद शायद ये बड़ा फिल्म फेस्टिवल देखने को मिल रहा है और इस बार जो एंट्रीज के बारे में जो हमें आंकड़ा मिला वो रिकॉर्ड तोड़ है, हर बार से बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पे इस बार NFDC को ये जिम्मेदारी दी गई कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है NFDC आयोजित करे और इस जिम्मेदारी को हमने बखूबी स्वीकार किया और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि हम फेस्टिवल को एक नया आयाम दें। हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हमें दिशा दी, हमें इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बताया और उसके अनुकूल हमने फेस्टिवल में कई सारे नए यूनिक कॉन्सेप्ट्स इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं और फेस्टिवल को काफ़ी हद तक स्केल अप करने की कोशिश की है कि जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हैं उनके लगभग ना केवल बराबर जबकि उनसे ज़्यादा बेहतरी हम इस फेस्टिवल के दौरान ला पाएँ। अब बात करें अगर नए नए कॉन्सेप्ट्स की तो 75 क्रिएटिव माइंड्स को हमने और ज़्यादा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग बनाया। एक 53 घंटे की फिल्म का शॉर्ट्स टीवी यूनाइटेड किंगडम के साथ में हमने टाई अप करके और 5 टीमें गठित की और उनको इंटरनेशनल मेंटोरिंग कराई और ये चैलेंज उनको दिया ताकि एक लर्निंग उनको इस फेस्टिवल के दौरान मिले। इसके अलावा एक फिल्म बाज़ार को जो है काफ़ी हद तक एक्सपेंड किया गया है, कंट्री और स्टेट पवेलियंस और इंडस्ट्रीज़ को बुला के उसमें इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सभी एक तरीके से एक भारत देश में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये एक बड़े पैमाने पे मैसेज जो है दुनिया को देना है, इसका मकसद है। फिल्म बाज़ार में जिस तरीके का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड तौर डेलीगेट रजिस्ट्रेशंस IFFI में भी हुए हैं, फिल्म बाज़ार में भी हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक बेहद संतोषजनक है और जिस तरीके की फिल्मों का चयन किया गया लोग काफ़ी उत्साहित हैं। सर, जिस तरह से मिनिस्टर साहब जब हमारे साथ बात कर रहे थे बता रहे थे कि रीजनल सिनेमा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश और इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश बताया जा रहा था। तो NFDC की जानिब से रीजनल सिनेमा को बूस्ट करने की किस तरह की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, हमने जैसे इंडियन पैनोरमा जो सेक्शन है उसमें लगभग सभी भाषाओं की फिल्में जो भी हैं वो रहती हैं और आजकल रीजनल सिनेमा जैसा बैरियर कोई रह नहीं गया है। कोविड के दौरान जिस तरीके से क्वालिटी कंटेंट को जो रिकग्निशन मिला है तो उसमें जो बाउंड्री के बैरियर्स हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो फिल्म चलेगी, वो सारे बैरियर्स तोड़ते हुए दुनिया भर में अपने आप को सफलता के नए झंडे गाड़ेगी और हमने देखा भी है। अब आप RRR जैसी फिल्म को अगर आप रीजनल फिल्म बोलते हैं तो हमारे बहुत से मित्र हैं जो मॉस्को से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, उन्होंने बोला कि हमने RRR देखी है। तो हमारे लिए बहुत ही बेहद गौरवान्वित और उत्साहित ये पल था कि अब रीजन जैसा कोई सिनेमा नहीं रहा है। अब क्वालिटी कंटेंट को लोग तवज्जो देते हैं। अगर कंटेंट में क्वालिटी है तो निश्चित तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी उसकी होती है। सर, मैं जिस तरह से लद्दाख से आता हूं तो लद्दाख के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। NFDC का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इंडिया में फिल्म को यानी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख में फिल्म मेकिंग की बात करें, फिल्म मेकिंग डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अगर एक NFDC का एक इवेंट वहाँ पे हो जाता है तो वहाँ के फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और दूसरा सवाल है सर कि जैसे IFFI एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस साल मीडिया को PIB ने स्पेशल प्रोविजन देके इनवाइट किया है, तो लद्दाखी फिल्म मेकर्स के अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि लद्दाख एक तो स्कैटर्ड हैं और वहाँ पे फिल्म मेकर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में। देखिए, हमारा निरंतर ये प्रयास है कि हम सभी क्षेत्रों को समान रूप से अवसर प्रदान करें।
अभी आप देखा, अभी जस्ट मैं जो है मणिपुरी सिनेमा के 50 साल के कंप्लीशन का, उनका इनॉग्रल फिल्म का जो क्रू है और मणिपुरी फिल्म्स के जो एमिनेंट डायरेक्टर्स हैं उनके साथ में अभी मेरा कन्वर्सेशन था। वो लोग भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पाके बड़े उत्साहित हैं। तो हमारी कोशिश है कि इंडिया को एक कंटेंट हब की तरह वर्ल्ड को प्रमोट करें। वो तभी संभव है जब देश का हर क्षेत्र, हर राज्य उस दिशा में विकास करे, और हम सभी को ये समान अवसर देना चाहते हैं। लद्दाख की बात है तो निश्चित तौर पे हम वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक टाई अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी ही वहाँ पे लद्दाख में भी एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित करें, ताकि मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पे डेवलपमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। आप बडिंग फिल्म मेकर्स को अक्रॉस इंडिया में जो इस वक्त हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उन तक किस तरह की मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? किस तरह की उम्मीद जो फिल्म मेकर्स हैं वो रख सकते हैं? देखिए, NFDC जो है वो भारतीय सिनेमा को डेवलपमेंट में एक नई दिशा देता है, नए फिल्म मेकर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उनकी फिल्म्स को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर पिचिंग करता है। 75 क्रिएटिव माइंड एक माननीय मंत्री जी का एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि 18 वर्ष से 35 वर्ष के आयु के लोग हैं, और जिसमें जो यंगेस्ट बंदा है वो 18 साल का है, और लगभग 19 राज्यों से उसमें विनर हैं। फॉर्चुनेटली एक बंदा लद्दाख से भी उसमें हमारी टीम में एक बंदा है। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो इसी दिशा में कि उभरते हुए फिल्मकारों को जो इस दिशा में संघर्ष कर रहे हैं उनको एक पंख देना, ताकि वो अपनी उड़ान भर सकें। ये हमारा मकसद, और हमसे जो बन पड़ेगा NFDC से आने वाले दिनों में। इनफैक्ट अभी तो हम आज ही चर्चा हो रही थी कि एक नया ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं जहाँ की यंग फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपना कंटेंट ड्यूली क्यूरेटेड बाय NFDC वो वहाँ पे रख सकें, और उनको एक विजिबिलिटी मिले, उनको एक आउटरीच मिले, और एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी फिल्में लोगों तक पहुँचा सकें। तो जैसे आपने अभी अहम एक बात बताया, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं NFDC के थ्रू अपना कंटेंट क्रिएट करने की जो चांसेस, वो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा सर? देखिए, NFDC अभी भी फिल्म का जो है प्रमोशन और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है जो भी नए फिल्म मेकर हैं। हम साल में 2 या 3 बार एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। उसके बाद जो स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन कमेटी है, जो भी अच्छी स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो भी अच्छा कंटेंट होता है, हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, और उनको NFDC फिर आगे जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखती है, मार्केटिंग भी देखती है। तो अब ये आता है कि कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद वो उस ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीन डेंसिटी अभी उतनी बढ़िया नहीं है जो विकसित देशों में है। OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं मेजर, वो क्योंकि आजकल हर किसी की जेब में मोबाइल है, हर कोई फिल्म बना सकता है, हर कोई फिल्म बना रहा है, और निश्चित तौर पर हमारे देश में तो तरह तरह की विभिन्न तरह की कहानियाँ हैं जो हम अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार में सुनते आए हैं। उन कहानियों को आयाम देने के लिए एक क्रिएटिव लोग भी हैं, तो उनको अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपने इस प्रोडक्ट को लोगों तक शोकेस कर सकें। तो NFDC उस दिशा में प्रयास कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट इस दिशा में कर पाएंगे। यंग फिल्म मेकर्स को पंख देने की भरपूर कोशिश NFDC की जानिब से किया जा रहा है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र बाकर सर। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे गुलिस्तान सब पॉप के अपडेट्स के लिए। गोवा से मोहम्मद इसाक, गुलिस्तानी। बागबानी शोबा जम्मू कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और इस शोबे से बिलावास्ता तौर पर 70% आबादी मुंसलिक होकर अपना रोजगार हासिल करती है। तावादी कश्मीर में बागबानी शोबे को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रवां सीजन कश्मीरी सेबों की मांग और कीमत में कमी वाक़ा हुई है, जिसकी वजह से बाग मालिकान परेशान है। शुमाली कश्मीर के पट्टन में बाग मालिकान का कहना है कि भारत की मुख्तलिफ मंडियों में गुज़िश्ता 2 महीनों से सेब और दीगर मेवा की कीमतें मुसलसल कम हो रही है, और अगरचे आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के इख्तिताम के बाद सेब के नए रकम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस साल रेट कम होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जिन फ्रूट ग्रोवर्स की पैदावार अभी तक मंडियों तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुतलका महकमे हॉर्टिकल्चर पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुतलका महकमे की जानिब से उन्हें भी अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। पिछले साल भी जो प्रॉब्लम हुई थी, जो बीमारी पड़ गई थी स्कैब की, उसमें भी दवाई की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस का नुकसान उठाना पड़ा। और इस साल जो हम देख रहे हैं कि माल काफ़ी है, माल अभी खास करके हमने उतारा भी नहीं है आधा, जो कि आप खुद भी देख रहे हो कि पेड़ पे माल अभी रखा है, और ये जो नीचे ढेर में माल रखा हुआ है, इसी वजह से कि कभी हमारा रास्ता बंद होता है,
कभी मार्केटिंग की वजह से, जो कि आज आप भी देख रहे हो कि मार्केट किस जगह पे है। जो अमेरिकन कम से कम 550-600 में डब्बा बिकना चाहिए था, वो 300-250 रुपये में बिक रहा है। जिस पेटी की लागत हमें 500-550 तक आती है, वही पेटी हमें मार्केट में 450 में बेचनी पड़ रही है। अब हम इस ये नुकसान उठा रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन हमें कंपनसेशन देगा? पिछली बार की तरह जब बर्फ़ में हमारे नुकसान हुआ था, पेड़ टूटे थे, तब भी कई हज़ार हमारे खर्चे आए थे वो सीधे करने में। उस बार भी हमें 1800 2-2000 रुपया लेना पड़ा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, महकमा हार्टिकल्चर कहता है कि हम यहाँ पे हाई डेंसिटी जो प्लांट देते हैं, फिर उस पे यहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे माल देना स्टार्ट होता है, यानी कि 1 साल या 2 साल के बाद वो माल देते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि एक बड़ा उस पर फ़ायदा मिलता है। तो आपके पास उस किस्म का यहाँ पे कोई ये सेब के पेड़ नहीं है? देखिए, महकमा हार्टिकल्चर बस एक नाम तक महदूद है और उनका दफ्तर पटन में है, वो वही तक महदूद है। उनका काम कभी यहाँ रहा नहीं। मैं खुद भी गया हूँ, 2-3 बार मैं गया हाई डेंसिटी अप्लाई के लिए, तो उन्होंने कभी कागज़ों का लेकर, कभी वो नाम क्या इंतखाब लेकर हमें परेशान टालते रहे। वो उन्हीं को देते हैं जो उनके अपने हो या करीबी हो या हाई लेवल के हो, उन्हीं को वो फराहम करते हैं। हमारे पास ना कोई इस तरीके से आए कि आप हाई डेंसिटी इंस्टॉल करो, ना ही कोई अफसर आया, ना ही कोई वो वर्कर जो उनके रहते हैं जिनको आने चाहिए, 15-20 दिन आना चाहिए बाग में नज़र देने, वो भी कभी कोई नहीं आया। वो तो जहाँ पे हम हार्टिकल्चर महकमे को देखते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर वहाँ पे कहते हैं हम कि हम मशीनरी देती है कि ताकि जो बागबान से जुड़े लोग हैं उनको सहूलियत पहुँचे, वहीं पे इन स्कीमों के बारे में वो अवेयरनेस देते हैं। तो आप कहते हो कि यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे कभी कोई जो आप देखे भी, कोई भी रिकॉर्ड्स पे, मीडिया रिकॉर्ड्स पे होगा, कहीं पे भी आप देखें, इस तहसील में हो चुका होगा, लेकिन वो बैकवर्ड गांव में हो चुका होगा जहाँ पे इस काम के ताल्लुक के लोग नहीं रहते। हम यहाँ पे करीबन 20 से 40 हज़ार पेटियाँ इस गांव से निकलती है, ज़्यादा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कभी कोई इस तरीके का प्रोग्राम करने नहीं आया। अभी अगर हम देखेंगे आप के पीछे जो यहाँ पर माल लगा है, तो अगर नुकसान के बारे में बात करेंगे तो कितना नुकसान हुआ है? लॉस तो ह्यूज है। अगर हम बात करें माल की, तो हम बराबरी नहीं कर पा रहे पहले दवाई की, फिर हम कैसे लेबर जुटा पाएंगे, उतराने वाले जुटा पाएंगे, पैकिंग वाले जुटा पाएंगे। अभी हम कसम से कर्जा करके ले रहे हैं, ये पैकिंग का सामान ले रहे हैं, पेटियाँ ले रही है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।